माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पे विराजमान आदरणीय यशोदा जी, हमारे मित्तर बहन जी और दूर दूर से आई हुई दिल्ली, कलकत्ता और उत्तरांचल से हमारी प्यारी बहनों, आज का जो विषय है वो कुछ आप लोग को नया लगेगा कि महिलाओं का अधिकार क्या है। अभी तो अधिकार आप वो समझती थी जो महिला जागरण में बताया जाता था। अब ये विशेष कानूनी अधिकार और ये योजनाएं क्या हैं जो शासन द्वारा चलाई गई हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती है आदमी कूटमंडूक बना रहता है। इसलिए ये भी निर्णय लिया गया कि बहनों को जानकारी होना चाहिए ताकि उसका सदुपयोग कर सकें। तो आप सभी जानती हैं कि एक समय था जबकि महिलाएं जो थीं इस समाज में उनका ऊंचा स्थान था। कौंते पुत्र के नाम से अर्जुन जाने जाते थे, माताओं के नाम से बच्चे जाने जाते थे। शौर्य में, ज्ञान में, हर तरफ से माताएं ज़्यादा थीं, जैसा चाहती थी संतानें गढ़ देती थी, इसलिए उनका ऊंचा स्थान था। लेकिन हज़ारों साल की गुलामी ने, जो आपका अंधकार युग आया, उसने महिलाओं को दबा करके रख दिया। और आज की महिलाओं की समस्या देखिए क्या क्या है। आज महिलाएं अशिक्षित हो गई हैं, आज वो शरीर से दुर्बल हो गई हैं। उनका जो मानसिकता है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ मानसिक रूप से क्या मतलब हुआ कि मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाती, विवेकवान नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। इसीलिए आज जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं ये आपको फैली हुई हैं और हमको ग्रसित किए हुए हैं, इसका केवल एकमात्र कारण है कि हम मानसिक रूप से पिछड़ गए हैं। हज़ारों साल से पीछे दबे दबाए हम सोच ही नहीं सकते कि इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। तभी तो बहुओं को हम लोग परेशान करते हैं। हमको आगे बढ़ाने के लिए जिनको चाहिए वो भी उसी में साथ देने लगते हैं। तो इस तरह से ये जितनी परेशानियां, वर्तमान समस्याएं हैं कि विवाह होता है तो हम देखते हैं, ये नहीं देखते कि उस बच्ची का गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है। हम ये देखते हैं वो कितना पैसा दे सकता है और वो कितनी सुंदर है, जिसके कारण क्या हो गया कि एक होड़ लग गई पेरेंट्स में भी और लड़कियों में भी, सज धज के, स्मार्ट बन करके, बजाय इसके कि उसको गुणवान बनाइए ताकि वो बच्ची अपने जीवन में अपने अंदर आत्मबल ला सके, उसको स्वाभिमान आ सके, वो जीवन में कुछ अच्छी बातें सोच सके। ये सब जो है ये इसी कारण से हो गया। और इसी कारण से आपके यहाँ बाल विवाह, अनमेल विवाह और ये विधवाओं के साथ जो परेशानी आ गई, ये केवल मानसिक पिछड़ापन के कारण है। नारी ही नारी की शत्रु क्यों बन गई? क्योंकि मानसिक रूप से हम खुले दिमाग के नहीं हैं। अगर हम अपनी बहू को खुले दिमाग से अपनी बेटी बना लें तो क्यों ये परेशानी आए? तो आज हमारी क्या हालत है, हम घर में एक दासी और अबला की तरह हैं। चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे हम जो हैं बगैर पढ़े लिखे हैं। बगैर पढ़े लिखों की तो पशु के समान है, और पढ़े लिखे लोग होकर भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी जब ससुराल जाती है तो उसको भी समस्याएं होती हैं, उसकी भी परेशानी होती है, उसको भी लड़की होती है तो 10 बात सुननी पड़ती है। ये सब किस कारण से है? क्योंकि मानसिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं। आज उसका ऊंचा स्थान भी नहीं है, बल्कि वो बराबर का भी स्थान नहीं है, समानता का भी अधिकार नहीं है, बल्कि वो नीचे दबी हुई 2 दर्जे की नागरिक बनी हुई है। हम अभी ये नहीं जान पा रहे हैं ऐसा कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं, जिसके लिए इतना बड़ा अभियान यहाँ शांति कुंज से चलाया गया है। और आज की तो ये विशेष समस्याएं हैं। क्या हैं? दहेज। दहेज और खर्चीली शादियों के कारण आज लड़की लड़के में भेद है। अगर हमें दहेज 10 लाख देना है तो हम उस बच्ची को 10 लाख दे करके क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे? पैसा कहाँ से आएगा? इसी कारण आज जन्म से के पहले से ही लोग जो हैं लड़कियों को जो है उसमें भेदभाव करते हैं, न केवल पढ़ाने लिखाने में, उसके लालन पालन में, उसके खिलाने पिलाने में, हर तरह से हमारी बच्चियां जो हैं वो सफ़र करती हैं। और लड़के के चक्कर में एक के बाद एक। अभी एक बहन जी आई हैं हमारे यहाँ पे, उनके 3 लड़कियां हैं, वो खुद पुंसवन संस्कार कराने आई हैं ताकि उनको पुत्र हो जाए शांति कुंज में। तो ऐसे लोग हैं। आज मशीन बन गई है वो प्रेसिडेंट की, और इसके कारण उनकी अपनी हेल्थ गिरती जा रही है और इसी कारण भ्रूण हत्या हो रही है।
और भ्रूण हत्या के कारण आप समझ रहे हैं कि जब लड़कियां कम हो जाएंगी और लड़के ज़्यादा हो जाएंगे तो कौन सी संस्कृति आ जाएगी। लड़कियों की इसीलिए तस्करी शुरू हो गई है, लड़कियां बेची जा रही हैं, बच्चियों के साथ गंदे गंदे व्यवहार हो रहे हैं, अश्लीलता हो रही है, ये सब इसी कारण से हो रहा है। और नारी का असम्मान भी इसीलिए है क्योंकि वो गुड़ की खान ना हो करके वो फैशन, फिजूल खर्ची, झूठी शान में उनको जो आ गई हैं, तो रमणी और कामनी के रूप में लोग उनको देखने लगे हैं। तो नारी की सुरक्षा आप देखिए, रात में निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चियों का निकलना, बड़े लोगों का निकलना मुश्किल है। तो ये सारी जितनी भी ये घरेलू और ऑफिस में देखिए कैसा यौन शोषण होता है, लड़कियां ऑफिस जाते डरती हैं और बच्चों के साथ अश्लीलता, बाल वैश्यावृत्ति, बलात्कार, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ अपहरण कर लेते हैं और तेजाब पी लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं कभी भी पूर्व जन्म में ऐसा नहीं था कि ऐसी समस्याएं थी। तो इसीलिए जो है इसके समाधान के लिए शांतिपूर्ण से ये नारी जागरण अभियान शुरू किया गया कि फिर से वही युग आ जाए जो पहले था, नारी को समानता मिल सके और तभी ये हो सकता है। हालांकि कानून ने बड़ा प्रयास किया, शासन ने बड़ा प्रयास किया, बड़े उन्होंने जो है इसके लिए योजनाएं बनाई, लेकिन फिर भी वो जो है कहीं जलते तवे पे बूंद के समान है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये नारी जागरण अभियान शुरू किया था, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि नारी अपने जो है वो मौलिक अधिकारों को समझ सके और उनका सदुपयोग करके वो अपने को सुयोग सुशिक्षित एक जागृत नारी बना सके। ये सब आपको बताया गया होगा कि जागृत नारी कौन होती है, जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करती है, और वो उत्तरदायित्व हैं, ये नारी के उत्तरदायित्व हैं कि वो स्वयं जो है अपने परिवार में शालीनता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखे, भावी पीढ़ी को समुन्नत और सर्वतोमुखी विकास करे और स्वयं को तथा नारी समाज को सुयोग सुशिक्षित और स्वावलंबी बनाने में अपनी प्रतिभा, अपना पैसा, अपना समय सब लगा करके और युग निर्माण के जो सत्प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं का आधार खड़ा करना है, उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। यदि नारियों की भागीदारी युग निर्माण में सुनिश्चित नहीं होगी तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बहुत मुश्किल है युग निर्माण का होना। इसलिए नारी जागरण ये अभियान चलाया गया था और मौलिक अधिकारों का वो सदुपयोग करे। सदुपयोग करके दुरुपयोग जब होने लगता है तो नारी स्वच्छंद हो जाती है। इसलिए नारी को अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए और उसको स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र मतलब विवेकपूर्ण नैतिक जीवन जीते हुए प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सके। और स्वच्छंद में भटकाव रहता है, बहकाव रहता है और नारी गलत निर्णय ले लेती है, जैसा कि हमारे पाश्चात्य संस्कृति में है। तो मौलिक अधिकार आपके हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, सम्मान करना, घर वालों का उत्तरदायित्व है, आपका मूल अधिकार है आपका सम्मान और समान अधिकार। और समान अधिकार के लिए जो है ये देखिए एक शासन ने और हमारे जितने भी योजनाएं हैं, कानून हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि नारी को समान अधिकार दीजिए। क्यों? जब तक समान अधिकार नहीं होगा तब तक नारी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अनुशासित होकर के इस काम को करना है। समता का कानून स्थापित करने के लिए हमको आगे आना है, जिसमें ना नर की तौहीनी हो और ना नारी की स्वेच्छाचारिता। तो ये कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं कि इनका सदुपयोग करिए, अपने जीवन में इसको लाइए, ताकि लोग समझें कि ये नारियां समझती हैं। नहीं तो लोग डांट देते हैं, डपट देते हैं, घर से निकाल देते हैं, कोई अधिकार नहीं देते और वो बिलखती रह जाती हैं। अब उनको पता लग गया है कि हमारी नारियां जागृत हो गई हैं, उनको मालूम है इसका लाभ भी ले सकती हैं। उनकी सास को मालूम हो गया है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये सज़ा मिल सकती है हमारे बेटे को और हमको, तब कहीं जा कर के ये जागृति आएगी, तब आपका जो है ये पूरा हो सकता है। तो भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार और विभिन्न योजनाएं किस लिए बनाई गई? ताकि सामाजिक सुरक्षा हो सके, उनका सम्मान से जीने का एक अधिकार मिल सके, सम्मान से जिए वो समाज में भी और जो है घर में भी। और समानता का अधिकार, जब तक समानता का अधिकार है ये बहुत आवश्यक है।
तो इनका स्रोत क्या है जो आपको समानता का अधिकार देता है, नारी को अधिकार देता है? इसके दो स्रोत हैं। एक तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको कि आप लोग अंग्रेजी में यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि 8 मार्च को ये बता दिया है कि ये महिला दिवस मनाया जाएगा। हम लोग बड़े शान से महिला दिवस मनाते हैं और कुछ खाना पूरी करके ख़त्म कर देते हैं। अब नारियों के क्या अधिकार हैं, क्या चलाना है, इसमें एक एक संकल्प अगर हम एक एक वर्ष में लेते रहें तो निश्चित ही ये बात जो है आगे बढ़ती चली जाएगी और इसका हो सकता है कुछ। एक दूसरा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ने भी कुछ कानून मौलिक अधिकार के दिए हैं। जैसे आपका ये संविधान की धारा है, ये कहती है हर मनुष्य को समानता का अधिकार है। मतलब व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों को समानता का अधिकार है। और उसी की दूसरी धारा कहती है कि चाहे वर्ग, जिस जाति, वर्ग और लिंग का है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं बरत सकता। अगर भेदभाव बरतेगा तो उस हिसाब से वो दंडित होगा। आज तो आप किसी को शेड्यूल कास्ट कह दीजिए तो आप जेल जा सकती हैं। तो और जो और बातें कहते थे उससे भी हम जो हैं जा सकते हैं। और उसी की एक उपधारा है जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, जिसमें कि उनको विशेष अधिकार दिया गया है। तो ये हिंदू सेक्शन एक्ट जो है 56 का, वो देता है हमें समानता का अधिकार। तो जब हमारा कानून दे रहा है तो हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे। अगर हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करके उत्तरदायित्वों का निर्वाह, जो परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी ने लिखा है, उन अधिकारों और उनके उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे तो कोई घर ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि नहीं आप जो हैं ये गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम शालीनता, कौशल्या जी की तरह शालीनता का वातावरण बनाए रहें, भाई पति की मृत्यु हो गई, लड़के को जेल हो गया, तो उन्होंने किसी से कहा सुनी की, ना किसी के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाई, ना गाली गलौज की, ना किसी का सम्मान किया, और घर में और बाहर राम राज्य स्थापना। तो शालीनता का वातावरण बनाने के साथ साथ अगर कानून को भी हमारी जानकारी हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व क्या है कि ये आर्टिकल कहता है कि स्त्री और पुरुषों को आजीविका का समान अवसर दिया जाएगा। अगर पति डॉक्टर है और पत्नी भी डॉक्टर है तो दोनों को कमाने का अधिकार है। हमें याद है हमारी भाभी जो है वो हमसे बहुत बड़ी थी, मतलब कि जब हम 5वीं 6ठी में थे तब शादी हुई थी मेरे ब्रदर की। तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि बहू को कमाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता थी एक भारतीय समाज में कि हमारी बहुएं कमाने नहीं जाएंगी। समानता का अधिकार ये हमारे कानून ने दिया हुआ है। तो आजीविका का समान अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन। पहले क्या होता था कि जो लोग मजदूरी करते थे, महिलाएं हैं तो कम मजदूरी देते थे, तो समान वेतन की वो अधिकारी होती हैं। तो ये भी जानकारी आपको उन बहनों को देना चाहिए। न्याय और समान अवसर का निःशुल्क कानूनी उनको सहायता भी मिल सकती है। अगर वो चाहें तो कोर्ट में जा करके अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है और मुकदमा लड़ना है तो वो निःशुल्क कानूनी जो है वो सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं, उनको वकील मिलेगा और वो कानून लड़ सकती हैं। इसी तरह से न्यायपूर्ण एवं मानवीय परिस्थितियों, मतलब पहले क्या होता था, महिलाएं जो हैं डिलीवरी होती थी, जो वर्किंग लेडीज़ थी, उनको बच्चे को दूध पिलाने के लिए समय नहीं देते थे। तो ये मानवीय आधार पर ये निकाला गया कि उसको दूध पिलाने के लिए 2 घंटे की छुट्टी मिलेगी, 1 घंटे की एक बार और फिर थोड़ी 3-4 घंटे बाद फिर एक बार। तो ये भी एक आ गया कि अगर वो वर्किंग लेडी है, कहीं भी मजदूरी कर रही है, तो दूध पिलाने के लिए 8 घंटे में से 2 घंटे उसको जो है वो दूध पिलाने की छुट्टी मिलेगी और उसका वेतन पूरा मिलेगा। इसी तरह से समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनमें शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कानून और शोषण मुक्ति के लिए भी कानून बनाए गए हैं। पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए भी कानून है, उसके लिए अभी आगे भी हम आपको बताएंगे।
और महिलाओं में जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़वादिता, नकारात्मक जो मूढ़ मान्यताएं हैं, इनको सबको दूर करने के लिए सभी नागरिकों को सौहार्दपूर्ण और भ्रातृत्व से रहने के प्रबंध करने के लिए भी बताया गया है। तो इस तरह से ये हमारा कानून कहता है कि हमें रूढ़ियाँ, मूढ़ मान्यताएं, धार्मिक अंधविश्वास, ये क्यों लड़ाई होती है मुसलमान और हिंदू में? धार्मिक अंधविश्वास है। इस धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए भी हमारा कानून बताता है। इसी तरह से महिला सशक्तिकरण का जो सबसे बड़ा स्रोत सामने आया है वो ये है कि ग्राम पंचायतों और न्यायपालिकाओं में 1/3 जो है वो महिलाओं की सीट हो गई है। और जो हमारी विधानसभा और लोकसभा में अभी ये पेंडिंग बिल चल रहा है, आप सोच लीजिए महिलाओं की ये औकात है कि विधानसभा और राज्यसभा जैसी जगह में आज बिल पड़ा हुआ है पेंडिंग की, इसमें 1/3 महिलाओं का अधिकार नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है और कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं हो सकता, इसलिए पेंडिंग है। ये पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि है। तो पढ़े लिखों की दृष्टि क्यों है? क्यों ऐसी जो पार्टियां हैं उनको महिलाएं वोट देती हैं कि जो महिलाओं के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये अधिकार उनका नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है कि जो लोग इसको मना कर रहे हैं उससे महिलाओं का शोषण होगा, तो इसलिए नहीं करते। तो ये ज्ञान हो जाएगा तो करने लगेंगे। अब ये महिलाओं के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जानने की है कि पिता के पुश्तैनी संपत्ति में उनका पूर्ण अधिकार है। बहनें ना लें वो बात दूसरी है, भाई के बराबर अपना शेयर ना लें, उनके अंदर दान करुणा ममता उदारता है, वो भाई का सम्मान करती हैं, पिता का सम्मान करती हैं, ना लें वो, लेकिन अपने राइट को उनको मालूम होना चाहिए ताकि घर वाले अगर कोई अन्याय कर रहे हों, एक भाई दूसरे भाई को परेशान कर रहा हो, तो महिला खड़ी हो सकती है और कहती है ठीक है आप हमारा शेयर दीजिए, हम इस अपने भाई को देंगे। तो इस तरह से अगर आपको हो गया तो आप सहयोग और सहकार से एक बड़ा भारी काम कर सकती हैं। लेकिन अगर पिता की ये पुश्तैनी संपत्ति है उसमें अधिकार होता है। अगर पिता ने खुद कमाया हो तो उसमें अधिकार नहीं है जब तक कि वो आपके नाम से वो संपत्ति जो है वो आपको ट्रांसफ़र ना करे। तो इस तरह से, लेकिन अगर उसने नहीं किया है, स्वयं जमा की गई संपत्ति में वसीयत नहीं किया है किसी को और पिता मर जाता है, तो भी बराबर का अधिकार भाई और माँ के बराबर लड़कियों का होता है। ये आपका कानून कहता है। इसी तरह से पति की संपत्ति में मालिकाना हक तो नहीं होता उसका, लेकिन अगर किसी कारण से उसमें वाद विवाद हो जाता है, अलग होने के लिए डाइवोर्स ना भी हुआ, वो ये हो गया कि भाई अलग रह के हम काम करेंगे, हम डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं, तो भी उसको गुजारा भत्ता उसको और उसके बच्चे को मिलेगा। और अगर डाइवोर्स हो भी गया तो उसकी वसीयत जो जितना उसकी औकात है, जो भी उसकी इनकम है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से उसको मिलता है। तो इस तरह से जो है वो पति अगर मर जाता है तो उसमें भी उसका जो है वसीयत ना होने पर किसी को पत्नी का पूरा अधिकार हो जाता है, वैसे नहीं होता है। और यदि पत्नी के पास कोई संपत्ति है, चाहे अपनी कमाई हो और चाहे वो अपनी पुश्तैनी कमाई की मिली हो, अपने फादर से मिली हो, तो पुश्तैनी कमाई की जो संपत्ति मिलती है उस पर और किसी का अधिकार नहीं है। ना वो लड़के को ट्रांसफ़र हो सकती है और ना वो पति को, ना उनकी सास को, ना किसी को। वो चाहे तो बेच सकती है और वो चाहे तो उसको जो भी कर सकती है। इवन यहाँ तक हो सकता है कि वो अपनी संपत्ति से अगर बच्चा बहुत बदमाश है, परेशान कर रहा है, जान ले रहा है, तो उसको उसमें से निकाल भी सकती है। ये महिलाओं का इतना बड़ा अधिकार कानून ने दिया है कि सबकी संपत्ति में हमारा अधिकार है, लेकिन हमारी संपत्ति में किसी का अधिकार नहीं। लेकिन सब माताएं, सब बहनें इतनी उदार होती हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं रखती, सब बच्चों के लिए ही रखती हैं। अगर जैसा हमने आपको बताया कि इतना गर्भ अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके यहाँ जो है लड़कियों की संख्या कम हो रही है और तस्करी शुरू हो गई है।
और कलकत्ता में तो शायद बहुत ज़्यादा होती है। और उसके लिए भी ये कानून बनाया है कि यदि कोई तस्करी करता है तो उसको 3 से 7 साल की कैद और 10,000 से 2 लाख रुपया जुर्माना होगा। इसी तरह से अगर अपहरण करेंगे और शादी के लिए मजबूर करेंगे और वेश्यावृत्ति के लिए खरीदेंगे तो 10 साल की कैद और जुर्माना जो है उनको भोगना पड़ेगा, अगर किसी ने जरा सी भी कंप्लेन कर दी। और ये जान लीजिए कि महिलाओं की कंप्लेन पे बहुत जल्दी एक्शन होता है। और महिलाओं के साथ जो अश्लीलता करते हैं, गंदगी करते हैं, दुनिया भर की हरकतें करते हैं, तो अगर आपने पुस्तकों में आपने देखा होगा किसी उन्होंने फिल्म स्टार का ऐसा पोस्ट बना दिया तो उसने एक्शन अपना कानून से अपनी लड़ाई कर ली, तो ये पुस्तकों में, विज्ञानों में और अश्लील प्रस्तुतिकरण अगर किसी ने किया तो उसके लिए भी सजा और आर्थिक दंड जो है निर्धारित किए गए हैं। और कुछ प्राविधान ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य और गीत गाना महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए, उसमें भी 3 माह की कैद जुर्माना है। अगर शालीनता भंग करने की मंशा से कोई अश्लील हरकत कर रहा है, बल प्रयोग कर रहा है, तो उसमें भी 2 साल की कैद हो सकती है। इसलिए सब बच्चियों को बताना है कि इस टाइप का कोई कुछ करता है तो उनको भी जानकारी होनी चाहिए। महिला के साथ अश्लील हरकत करना, अपशब्द कहना, गंदी बातें बोलना, इसमें भी 1 साल की कैद हो सकती है। इसी तरह से यौन उत्पीड़न करना, जैसा कि आज घरों में और ऑफिस में हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, उसमें क्या है कि अगर छेड़छाड़ करता है, यौन संपर्क या पक्ष मांगता है, अगर वो पक्ष भी मांगेगा तो भी 3 साल की कैद, और यौन टिप्पणी करता है तो 1 साल की कैद, और अगर तस्वीर खींचता है गंदी गंदी, आजकल लोग जिसको देखे वही अपना तस्वीर खींच के तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, 3 से 7 साल की कैद। इज्जत से खेलना, जबरदस्ती कपड़े उतार लेना, मजबूर करना, इसमें भी 3 साल की कैद होती है। जबरन पीछा करना, जबरदस्ती शादी करने की, एक वो महिला है वो बहुत फेमस है जिसकी फेस जो बहुत अच्छा एनजीओ चला रही हैं एसिड फेंकने वाला, उनको देखिए जबरदस्ती शादी करने के लिए 16 साल की लड़की और 35 साल का आदमी शादी करना चाहता है, तो उसने नहीं माना तो उन्होंने एसिड फेंक दिया। फिर उसने संकल्प लिया कि हम इस हरकत को हम ख़त्म करेंगे, और एक बहुत अच्छा एनजीओ आपके यहाँ चल रहा है इंडिया में जो कि इस हरकत को ख़त्म करने के लिए और ऐसी पीड़ित महिलाओं को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसी कोशिश करने पे 3 साल की सज़ा है। और जबरन, अगर बलात्कार में अगर जबरन शरीर संबंध बनाना चाहता है तो 7 साल की से लेके उम्र कैद, एक उम्र कैद होती है और एक प्राकृतिक मृत्यु तक उम्र कैद होती है। एक खाली उम्र कैद में 14 साल का होता है कारावास, और जो नेचुरल जो मृत्यु कैद होती है वो जिंदगी भर वो जेल काटेंगे, और फांसी आप सब लोग जानती हैं। तो विशिष्ट परिस्थितियों में वो प्राकृतिक मृत्यु दंड भी मिल सकता है उनको। बलात्कार या बलात्कार करते समय अगर मरणासन स्थिति में हो गई तो उसको भी प्राकृतिक मृत्यु दंड मिलता है, उम्र कैद हो जाती है। सामूहिक बलात्कार जो बहुत कॉमन रोज आप पढ़ती हैं, उसमें भी मृत्यु तक उसको कैद करने के लिए ये हमारा कानून कहता है। अगर मान लीजिए एक बार किसी को सजा मिल गई है 20 वर्ष की या उम्र कैद, खाली 20 साल की मान लीजिए सजा मिल गई और वो 20 साल बाद छूटा और फिर उसने बलात्कार कर दिया, तो फिर उसको जरूर से जरूर जो है वो प्राकृतिक या तो मृत्यु दंड मिलेगा और या तो पूरे जीवन भर जेल काटेगा। अलग रह रही पत्नी से जबरन अगर किसी ने शरीर का संबंध करने की कोशिश की तो उसको भी 2 से 7 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है। दहेज मांगना, अभी केवल आप दहेज मांग ही रहे हैं, अभी शादी नहीं हुई ना दहेज दिया तो उसमें 6 माह से 2 साल और जुर्माना 10,000 लगेगा। और अगर दहेज आपने ले ही लिया, प्रूफ हो गया, तो फिर 5 से 15 साल का जुर्माना और सजा और जुर्माना 15,000 या दहेज के बराबर जो अधिक हो। मान लीजिए किसी ने 10 लाख लिया तो उनको जुर्माना 10 लाख देना पड़ेगा, वो 10 लाख तो वापस करना पड़ेगा और जुर्माना 10 लाख और देना पड़ेगा। तो ये आपकी दहेज के एंटी जो है जो ये बनाया गया है। पति रिश्तेदारों द्वारा अगर अत्याचार हुआ है तो 3 वर्ष की कैद और जुर्माना देना पड़ता है।
गैर इरादतन हत्या, मान लीजिए उसको इसलिए जला दिया, इसलिए लाठियों से मार दिया कि वो जो है उसके घर वाले आके हमको पैसा दें जो हमारी डिमांड है, लेकिन वो मर गई उसमें, तो मर गई तो आपको जो है 10 वर्ष की या आजीवन कारावास होता है। अगर इरादतन आप जानबूझ के मार रहे हैं कि हम दूसरी शादी कर लेंगे तो हमें फिर पैसा मिल जाएगा, चलो इसको मारते हैं, तो आपको उम्र कैद वो जीवन भर की या तो मृत्यु दंड है। इसी तरह से 7 वर्ष के अंदर, मतलब शादी के 7 वर्ष के अंदर हैं ये सब, 7 वर्ष के अंदर अगर उसकी जलकर या फांसी से या डूबकर किसी कारण से भी मौत हो जाती है तो 7 वर्ष की या उम्र कैद जो है उनके घर वालों में जो भी दोषी होगा उसको करना पड़ेगा। आत्महत्या के लिए दबाव डालना, लोग दबाव डालते हैं कि अपने आप मर जाए तो हम बच जाएंगे, तो उसमें भी उनको जो है 3 से 10 वर्ष का जो है वो सजा कही गई है। पत्नी के जीवित रहते बहुत लोग दूसरी शादी कर लेते हैं छुपा छुपा के, उनको 7 वर्ष की, और अगर सरकारी नौकरी में है तो हाथ धो लेते हैं सरकारी नौकरी से। इसी तरह से सती प्रथा तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो स्वयं करने का प्रयास करती है तो उसको 6 माह का कैद और जुर्माना होता है। इसी तरह से अगर किसी ने प्रेरित कर दिया तो उसको मृत्यु दंड हो सकता है, दूसरे आदमी को मृत्यु दंड होगा। इसी तरह से बाल विवाह तो अभी बहुत कॉमन है, अभी तो राजस्थान के लोग आए नहीं हैं, वहाँ तो गोद में लेके शादी हो जाती है। तो ऐसी विवाह में यदि किसी ने याचिका दायर कर दी, लड़की मान लीजिए 5 साल की थी, 10 साल की थी, अभी नाबालिग थी, समझ में नहीं आया, शादी हो गई, और वो बाद में कहे शादी के मतलब एडल्ट होने के पहले अगर वो कहे कि भाई हमारा जो है ये शादी जो है ये बचपन में हो गई इसलिए मैं इस शादी को नहीं मानती, तो उसको जो है उसका वो विवाह कैंसिल माना जाएगा और पूरा जितना भी वो है उसको वापस किया जाएगा जब तक अगर उसने दूसरी शादी नहीं की है तो इस तरह से ये जो है उसको गुजारा भत्ता सब देना पड़ेगा उनके घर वालों को, पति के, अभी पति से मतलब है नहीं लेकिन गुजारा भत्ता देंगे, अगर उसने दूसरी शादी कर ली तब रुकेगा मामला। इसी तरह से अगर बाल विवाह कराने वाले माता पिता को 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना, अगर प्रूफ हो गया कि माँ बाप ने किया है, पता नहीं अभी तो किसी को नहीं मिला, सब कराते रहते हैं बाल, क्योंकि हम और आप जागरूक नहीं हैं। अगर हम और आप जागरूक हो जाएं, अभी जब राजस्थान में हुआ था ये कार्यक्रम गर्भोत्सव वाला, तो वहाँ मंत्री जी थी, तो हमने ये कहा कि आपका केवल गर्भोत्सव से नहीं हमारा मतलब शांति कुंज वालों का, शांति कुंज में जितनी कुरीतियाँ मूढ़ मान्यताएं आपके यहाँ हैं, जैसे बाल विवाह है, वहाँ भी हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता जो आपके यहाँ हैं उसमें भी सहयोग करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे तुरंत जाके यहाँ बाल विवाह। बड़ी खुश हो गई, उन्होंने कहा भाई इनसे पूरा सहयोग लेना है, तो वहाँ भी ऐसे ऑर्डर हो गया है। और जो उनके रिश्ते, ये चीज़ एक चीज़ और उन्होंने बताई, इसमें तो हमने लिखी नहीं है, कि जो लोग विवाह कराते हैं रिश्तेदार हैं, पंडित जी हैं, जो उसका जोड़ा जामा बनाता है, जो लोग उस शादी में शरीक होते हैं, जो खाना बनाने आता है, जो पंडाल लगाता है, सबको सजा मिलेगी। तो ये आपको बताना है कि जितने लोग आते हैं ये सबको जुर्माना देना होगा और उनको सबको 2 साल की सजा। तो इसलिए इसके लिए बड़ा जागरूक होना पड़ेगा। अब ये घरेलू हिंसा है, जो घर में लोग मारे जाते हैं, बच्चियां मारी जाती हैं, परेशान की जाती हैं, तो केवल पति के द्वारा नहीं, उस घर में चाहे वो माँ बाप के घर में हो और उसके साथ कोई अनैतिक व्यवहार हो रहा हो, पति या पति के घर में कोई संबंधी हो या माँ बाप के घर में भी ऐसा होता है, कभी कभी प्रताड़ित की जाती है, तो मारपीट, मानसिक हिंसा और आर्थिक प्रताड़ना, ताने मारना, गाली गलौज करना, भावनात्मक ठेस पहुंचाना, घर से निकालना, वेतन छीन लेना, उसकी नौकरी संबंधी दस्तावेज छीन लेना, कब्जे में ले, अपने कब्जे में ले लेना, और आजकल लिव इन लाइफ जो है बड़ा कॉमन है, शादी नहीं करेंगे लेकिन साथ रहेंगे। तो ऐसी भी महिलाओं के साथ जो भी हिंसा ये सब होती है वो घरेलू हिंसा में आती है, जिसके लिए ये दंड लिखे गए हैं कि अगर ऐसा होता है तो 1 साल की कैद और 20,000 रुपया जुर्माना किया जाता है। ये है आपका घरेलू हिंसा। और अगर माँ के घर में है, 18 साल की से कम की लड़की लड़का हो चाहे जो हो,
उसको भी वहाँ भी अगर ऐसे होता है तो 3 साल की कैद होती है। अब 2005 का जो अधिनियम है उसके तहत घर में रहने का अधिकार, संरक्षण, बच्चे का कस्टडी में और भरण पोषण का अधिकार महिलाओं को मिलता है। मान लीजिए किसी कारण से वो अलग हो जाती है तो भरण पोषण और बच्चे का अधिकार अपने पास लेने का उसके पास अधिकार है। विवाहित महिला को भरण पोषण का अधिकार है। स्त्री धन वापस, अगर मान लीजिए किसी माता पिता ने दहेज नहीं दिया लेकिन उसने कहा कि ये 5 लाख रुपए हम अपनी बच्ची के लिए स्त्री धन के रूप में देते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर उनके परिवार वालों ने कहा कि ये धन हमको दे दो और वो महिला नहीं चाहती तो वो उसका उसके पास अधिकार है। वो स्त्री धन अगर किसी ने ले लिया है तो उसको वापस मिलना चाहिए। निःशुल्क कहानी तक का कानूनी सहायता, ये आपका अधिनियम 2005 कहता है। इसी तरह से पति पत्नी में ना बने तो वो गुजारा भत्ता मांग सकती है और तलाक की स्थिति में वो मुआवजा राशि ले सकती है जो कि उसके वेतन और अर्जित संपत्ति के बराबर होगा। ये नहीं कि उन्होंने 5,000 या 500 कह दिया, उसका एक बार इंक्वायरी होगी और उस हिसाब से उसको देना पड़ेगा। अब ये है एक जो आप लोग कन्या भ्रूण हत्या सुनती हैं तो उसके लिए एक PNDT एक्ट है। इस एक्ट के अनुसार यदि किसी ने मतलब करने वाला और कराने वाला, उसके लिए ये है कि अगर उसने अपराध किया ये तो उसको 3 वर्ष की सजा और 5 से 10 हजार रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। जो कर रहा है और जो करा रहा है, उसके माँ बाप भी करा रहे हैं तो उनको भी। लेकिन अगर एक बार छूट गए और पुनः वो अपराध किया उन्होंने तो 5 वर्ष की कैद और 10,000 से 1 लाख तक जुर्माना उनको देना पड़ेगा। और वो जो है उनको सजा जो है वो वारंट, बिना वारंट के गिरफ्तारी, कोई भी नहीं आपका सुना जाएगा, आप चलिए सीधे कैद हो जाइए। और चिकित्सक का जो है वो पंजीयन समाप्त हो जाएगा, वो मेडिकल आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सारा कानून बनने के बाद भी हमारे डॉक्टर जो हैं इस काम को कर रहे हैं तो ऐसी भनक कहीं पड़ती है तो हमारी बहनों का उत्तरदायित्व है कि जाके वहाँ के CMO को या वहाँ के जो भी अधिकारी हैं मेडिकल में उनको बताना ताकि कन्या भ्रूण हत्या रुक सके और ये पिशाच संस्कृति ना आने पाए। ऐसा जो है मेडिकल गर्भपात MTP कराते हैं, मतलब नहीं बच्चा चाहिए तो नहीं बच्चा चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि वो महिला कहती नहीं हमें तो बच्चा चाहिए, तो अगर कोई ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात कराया जाता है तो जो ज़बरदस्ती कर रहा है, मान लीजिए सास कर रही है, तो उसको उम्र कैद होगा। अगर महिला की सहमति के बगैर करने वाला है, जो करता है, महिला की सहमति नहीं है फिर भी कर रहे हैं आप, तो कर रहे हैं तो आजीवन कारावास, 10 साल की कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। गर्भपात पारित करने के आश्रय से किए गए कारणों, मतलब बहुत लोग पता नहीं क्या क्या पिला देते हैं, मार देते हैं, पेट पे मतलब हिंसा कर देते हैं, तो जो ये लोग करते हैं उनको भी 10 साल का कारावास और जुर्माना या दोनों तरह से दंडित किया जाता है। तो इसलिए बच्चियों को सब ये बता देना चाहिए। शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात मृत्यु उसको मार डालना, बहुत लोग गला दबा देते हैं, कुछ पिला देते हैं कि उसके थ्रोट में जो है कट जाए और ब्लीडिंग हो और बच्चा मर जाए, उसको एक ठंडी तौलिया में लपेट देते हैं, तरह तरह की मतलब गंदगी करते हैं जिसके कारण वो बच्चा मर जाए, तो उसमें भी 10 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये गर्भपात के लिए भी है कि MTP अगर महिला नहीं चाहती है तो आप करा नहीं सकते ज़बरदस्ती उसको ले जाके। क्यों? क्योंकि पता चल गया अल्ट्रासाउंड में कि लड़की है। अब वो महिला तो कह रही कि हम तो नहीं कराएंगे, लेकिन घर वाले परेशान कर रहे हैं तो उनको ये दंड देते हैं, दिलाना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए वो वर्किंग लेडी है और उसको जो है बच्चा हो गया है, होने वाला है, तो उसके लिए ये जो है ये 12 सप्ताह मतलब 3 महीने की छुट्टी मिलती है, चाहे वो पहले ले ले चाहे वो बाद में ले ले। अगर गर्भपात कराती है तो 6 सप्ताह की छुट्टी, अगर ऑपरेशन कराती है बच्चे रोकने वाला तो 2 सप्ताह की,
और अगर किसी बीमार गर्भपात में अगर वो बीमार हो जाती है तो 1 महीने की, इसी तरह से शिशु 15 माह की आयु तक फीड कराने के लिए 2 बार अवकाश। इस तरह से इस तरह का अगर मान लीजिए वो अवकाश लेती है बच्चे के लिए और वो उसका जो नौकरी देने वाला है वो ये कहता है कि चलिए जाइए, आप बार बार छुट्टी लेती रहती हैं, आपकी छुट्टी ख़त्म, तो उनको भी 2 से 5,000 जुर्माना और 1 साल का कैद हो सकती है अगर महिला कह दे कि इसने मेरी नौकरी ख़त्म कर दी। अब अगर मान लीजिए उसको पुलिस अरेस्ट करने आई है तो महिला ही महिला की तलाशी ले सकती है, कोई पुरुष आकर के नहीं ले सकता। सूर्य अस्त और सूर्योदय के पहले और सूर्य अस्त होने के बाद जो है वो कोई उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। बिना वारंट की गिरफ्तारी में कारण बताना पड़ेगा और अगर जमानत संबंधी अगर उसको जमानत पे छोड़ा जा सकता है तो वो उसको बताना पड़ेगा कि ये नियम है, आप इस पे छूट भी सकती हैं। और घर वालों को जो है तुरंत सूचना देने का काम भी पुलिस को है कि आपकी जो बेटी या आपकी बहू या जो भी है वो अरेस्ट होने जा रही है। और थाने में पूछताछ के लिए उसको नहीं बुलाया जा सकता, थाने में पूछताछ के लिए अगर बुलाएंगे तो वो इलीगल है। और अगर आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो फिर उस सहायता समिति होती है एक हमारे कोर्ट में, जिसमें कि अगर आप एप्लीकेशन दे देंगी तो आपको मुफ्त में कानूनी सहायता मिल भी सकती है। तो ये बहुत लोग होते हैं। अभी देखिए हमारे अस्पताल में ये जो महिलाएं काम करती हैं बेचारी कितनी गरीब हैं, कितना पैसा मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उनकी पीली पुस्तक बना के बैठे हैं जो हम लोग की होती है। तो उनकी आप क्यों बना दिया? तो उसको भेजा गया कि जाओ कहो कि मेरी ये इनकम नहीं है, ऐसा है, उसको लिखवा के भेजा। कौन सिखाता है आपको ये सब? पूछते कौन सिखाता है ये सब? तो उन्होंने कहा हमारी मैडम सिखाती हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो ऊपर शिकायत। तो उसको अभी जो है वो सफ़ेद किताब जो बिलो पॉवर्टी लाइन की, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तभी उसको गैस फ्री मिलेगी, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसको लोन मिलेगा, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसका जो वो आपका एक चला है इनका, मोदी जी का भी बताते हैं, उसमें उसको आपको जो है बैंक बैलेंस में आपको सहायता मिलेगी। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं तो उनको भी आप मदद कर सकती हैं। अब ये तो हो गए कानून, ये कानून कुछ बहुत थोड़े हैं तो ये आपको बता दिया, वैसे आप लोग और अगर जानती होंगी तो इसमें ऐड कर सकती हैं। अब ये योजनाएं जो सरकार ने हमको दी हैं हमारे लिए कि समानता का अधिकार हो, तो ये मोदी जी ने बड़ी अच्छी योजना चलाई, सुकन्या समृद्धि योजना। ये क्या है कि लड़कियां पैदा होती हैं, हम सोचते भी नहीं इसकी शादी करनी है, इसको पढ़ाना है, तो पढ़ाने में पैसा जब लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो उन्होंने कहा जब बच्ची पैदा होती है तब से 10 साल तक की ये योजना है कि आप इसमें कुछ पैसा इकट्ठा करने लगिए। तो इसमें 1,000 से लेकर के और ये 1.5 लाख तक आप वार्षिक पैसा जमा करिए। ये उनकी स्कीम है कि 1 लाख से लेके जो पैसे वाले हैं भाई वो 1.5 लाख रुपया वार्षिक जमा कर दें, जो गरीब हैं वो 1,000 रुपया वार्षिक जमा कर दें। और ऐसा अगर वो 14 वर्ष तक करते रहेंगे तो 21 साल में ये जो योजना है ये मैच्योर हो जाएगी और जो पैसा है उसका आधा पैसा 18 साल में उस बच्ची की पढ़ाई के लिए उसके पेरेंट्स को मिलेगा। और 21 साल में जब वो मैच्योर हो जाएगी तब उसको पूरा पैसा मिलेगा, या उसकी शादी हो गई तो उसी समय उसको वो पैसा मिल जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, 9.2, अभी देखिए 7 है या 7.1 है। और इसमें अगर मान लीजिए लेट हो गए किसी कारण से तो फीस भी कम लगती है। और 80C धारा के तहत ये जो है आय कर से भी छूट है इसमें। तो इस तरह से जो है ये उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। तो जो बच्चे छोटे हैं और जिनकी लड़कियां छोटी हैं उनको भी आप अपने मंडल में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो हैं उनको जानकारी देके उनको लाभ प्राप्त करवा सकती हैं। इंद्रधनुष योजना शायद आप सब जानती होंगी, ये मेडिकल स्कीम है। अभी तक जो है बच्चे के पैदा होने पर एक BCG का, TB का टीका लगता था और हेपेटाइटिस B का टीका लगता था और पोलियो पिला दिया जाता था। उसके बाद 1.5, 2.5 और 3.5 पर उनको एक पोलियो और 3 वैक्सीन लगाए जाते थे, काली खांसी के, डिप्थीरिया के और टेटनस के।
लेकिन अब इसको पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन आ गई है क्योंकि हमारे बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं और मारे भी जाते हैं। इसलिए मारे कब जाते हैं, जब उनको लड़की है और उसको जो है ठंडी चीज़ों में आपने रख दिया, ठंडी तौलिया में लपेट दिया, तो बच्चा मर जाएगा। तो ये पेंटावेलेंट में जो है ये HIV जो हिप जो वैक्सीन है ये निमोनिया से, इन्फ्लुएंजा से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, और हेपेटाइटिस बी जो जॉन्डिस हो जाती है, पीलिया हो जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। तो जो गरीब तबका है, जहाँ जहाँ आप जाती हैं स्लम एरिया में, वहाँ पे ये बता सकती हैं कि अब ये सारी बीमारियाँ जो जॉन्डिस हो जाती है, जिसमें कि बच्चे को वो निमोनिया हो जाता है, उसकी भी आप जाके फ्री वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराइए। और 9वें महीने में पहले खसरा और विटामिन ए पिलाया जाता था। खसरा का टीका और विटामिन ए पिलाया जाता है ताकि आँख में रतौंधी वगैरह ना हो। इसके अलावा अब जो है रुबेला का भी जो है वो टीका लगने लगा। रुबेला एक ऐसी बीमारी है जो अगर बच्चियों के हो जाती है, जैसे मम्स हो जाता है, आप सब जानती हैं, पेरोटाइटिस हम लोग कहते हैं, तो वो मम्स अगर लड़कों को हो गया तो उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसी तरह से अगर रुबेला हो जाता है तो वो लड़की के अंदर भी स्टेरिलिटी हो सकती है। तो इसलिए जो है ये वैक्सीन पहले से ही अब लगाई जाती है और इसका एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। ये कैसे लगाया जाता है हमने आपको बता दिया। 1.5, 2.5 और 3.5 महीने पे लगाया जाता है। बर्थ के बाद लगाया जाता है, 5वें महीने में लगाया जाता है और 9वें महीने में लगाया जाता है, 5 साल पे लगाया जाता है। उसके बाद जब 16 साल की बच्ची हो जाती है तो उसको जो है बच्चा या बच्ची उसको टेटनस का टीका फिर से लगाया जाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई। ये जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 330 रुपये प्रति वर्ष जमा करते हैं और 2 लाख का बीमा हो जाता है। उम्र होनी चाहिए 18 से 50 वर्ष तक और 55 साल की उम्र में ये बीमा आपको जमा करने का बंद हो जाता है और आपकी मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को मिल जाए, तो ये 2 लाख रुपए उनके जो भी नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा। इसी तरह से एक जो बहुत अच्छी योजना हमको लगी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें केवल 12 रुपये जो है आप प्रति वर्ष जमा करेंगे, जिसमें 2 लाख रुपए आपको दुर्घटना बीमा के मिलेंगे। आपने चाहे आज करा लिया और कल दुर्घटना हो गई तो भी मिलेगा। तो उसमें अगर आपको कम हैंडीकैप्ड हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा और अगर आप ज़्यादा हैंडीकैप्ड है या मृत्यु हो गई है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये एक अच्छी योजना है जिसमें केवल 12 रुपए में हम 2 लाख में इंश्योर हो जाते हैं। ये उज्ज्वला योजना जो हम भी बता रहे थे कि जो बिलो पावर्टी लाइन हमारी बहनें हैं उनको ये जो सिलेंडर है भरा भराया जो है वो फ्री मिलता है और इसमें फ्री मिलने में भी बड़ी धांधली हो रही थी। तो उन्होंने एक स्कीम चला दी कि उस अगर नहीं मिलता तो 1600 रुपये इनके बैंक में जमा कर दीजिए, बैंक में जमा हो जाएगा। अब जैसे वो कहते हैं नहीं जी आपको तो 500 रुपये देने ही पड़ेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें और ये जमा हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है बिलो पावर्टी लाइन वाली बहनों के लिए। और ये उनकी 3 तरीके की पुस्तकें हैं जो कि कार्ड बनना चाहिए। इसमें तो अलग अलग है। यहाँ उत्तरांचल में जो हमने देखा है वो पीली जो पुस्तक है वो अच्छे लोग मतलब जो ऊपर के लोग हैं, और जो बिलो पावर्टी लाइन है उनकी सफ़ेद है, और जो बहुत ज़्यादा उससे भी गरीब हैं जिनकी कोई इनकम ही नहीं है, ऐसे इधर उधर खर्चा चलाते हैं, उनकी गुलाबी है। तो इससे क्या होता है कि इस पुस्तक से जो होता है उनको तरह तरह का लाभ दिया जाता है। अब ये जन धन योजना है जिसको हम आपको बताना चाहते थे कि जन धन योजना एक ऐसी योजना है जिससे एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जो है वो बैंक से कनेक्ट हो गया है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो बैलेंस है, उसका भी उन्होंने जो है ये बना दिया है कि आप बैंक का खाता खोल सकते हैं। और बैंक का खाता अगर आपने खोल दिया तो हर 6 महीने के अंतराल पे आप 5000 रुपया उधार उनसे ले सकते हैं।
और आपकी जीवन बीमा जो है वो 30,000 रुपये की हो जाएगी और 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो 1 लाख रुपया मिलेगा, अदरवाइज आपकी जीवन बीमा 30,000 की है जो कि आपकी मृत्यु के बाद मिल जाएगा। एक इसमें रुपे कार्ड होता है, इस कार्ड से क्या होता है वही ये सब बीमा का करता है और अधिकतम बैलेंस जो है 50,000 से ज़्यादा। अगर आप समझिए कि आपका बैलेंस जो है बैंक में 60,000 70,000 तक जाता है तो हम लोग को रुपे कार्ड नहीं मिलेगा, हम लोग को जो भी क्रेडिट कार्ड या जो भी ATM मिलता है वही मिलेगा। लेकिन हमको एक बैंक वाले ने बताया कि जो ये आपका ATM कार्ड होता है उस पर भी ये बीमा लागू होता है। अगर वो आपका ATM कार्ड जो है आपके मृत्यु के बाद बच्चों ले जाके दिखाएं जीवन बीमा वालों को तो वो आपको 1 लाख रुपया देगा। तो इसकी भी जानकारी थोड़ा आप और कर लीजिएगा। हमको एक जो है बैंक वाले ने बताया कि आपको नहीं मालूम आपका भी कार्ड ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ हमने इनसे कहा आप हमारा जो है बैंक में है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ था कि खाता अगर आपका पहले से है तो आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो हमने कहा भाई मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आपका कैसे होगा, आपके तो बैलेंस 50,000 से ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो हमने कहा ठीक है नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो गरीबों के लिए तो इसलिए जो है ये बड़ी अच्छी योजना है गरीबों के लिए कि पैसा नहीं है फिर भी आप जमा करेंगी, क्योंकि आप पास जो एक्स्ट्रा मनी आता है, कोई महिलाएं बेचारी अपनी सलवार में रखती हैं कि घर में उनके पति शराब ना पी जाएं, कहीं कहीं चुरा के रखती हैं कि बच्चे ना उठा ले जाएं, तो रोज़ का रोज़ इसमें जमा करेंगी और वो सुरक्षित उनके पास रहेगा और वो ATM की तरह उसको यूज़ कर सकेंगी। ये इसी के बारे में थोड़ा अटल पेंशन योजना। बुढ़ापे में हमको बहुत तकलीफ होती है उन बहनों को या भाइयों को जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं अपने ऊपर, ज़िंदगी भर जो बच्चों के लिए मरते रहते हैं, उसके लिए पेंशन योजना बनाई गई है जो कि उनके 18 वर्ष की उम्र से 40 वर्ष का जो व्यक्ति है वो इसको शुरू कर सकता है। तो 18 साल में यदि शुरू कर दें, किसी को जानकारी हो जाए तो भाई वो कुछ पैसे तो जमा ही कर सकते हैं। 42 रुपया प्रति माह अगर जमा कर दिया, वो अगर 18 वर्ष का है और 42 रुपया प्रति माह कर सकता है तो 42वें वर्ष में जो है उसको जब वो होगा वो 60 साल का तो उसको 1,000 पेंशन मिलेगी और बाद में उनको 1,70,000 मृत्यु उपरांत जो है बीमा की राशि भी मिलेगी। ये इस पेंशन योजना की बड़ी अच्छाई है। तो ये आप 1,000, 2,000, 3,000 जितनी भी पेंशन आप सोचती हैं कि हमें बुढ़ापे में ज़रूरत है उस हिसाब से, और जल्दी से जल्दी यदि कोई शुरू करेगा तो उसमें कम से कम पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 1,000 चाहती हैं और 40 वर्ष की उम्र में आपने शुरू किया तो आपको 20 वर्ष तक, क्योंकि 60 वर्ष तक जमा करना है, तो वो आपको 291, मतलब ये इसका एक चार्ट है वो कर देंगे। कहने का मतलब है जल्दी योजना शुरू करेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा प्रति वर्ष, और अगर 5,000 रुपया चाहते हैं पेंशन तो आपको जो बीमा राशि है वो 8,50,000 मिलेगी। तो इस तरह से ये पेंशन योजना उनके लिए है जो सरकारी में नहीं है और जिनके जो जिनको किसी टाइप का स्रोत नहीं है तो वो भी इस पेंशन योजना से लाभ उठा सकते हैं। तो ये उसका चार्ट है जिसमें कर सकते हैं। अब एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सन 93 में ही चलाई गई थी और इसमें क्या था कि जो नौकरी में युवक युवती नहीं हैं और 18 से 35 वर्ष की हैं और उनकी पारिवारिक आय, मतलब वो भी गरीब हैं, 24,000 से कम इनकम है, मैट्रिक पास है या कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनके लिए ये रोजगार योजना चलाई गई कि ऐसे शहर के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को धंधा शुरू करने के लिए लोन देना पड़ता है जो कि 7 वर्ष में चुकाना पड़ेगा। 7 वर्ष में चुकाना पड़ेगा और उसमें कोई भी चीज़ बंधक नहीं, उसमें कोई चीज़ बॉन्ड नहीं लिया जाएगा, केवल जो आप बनाएंगी उसमें केवल उसी को बंधक लिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना में भी करीब आपको लोन मिलता जो है वो, ये तो छूट है 7,500, 25% जो आपका जमा होता है, जो आप जितना लोन लेती हैं उसका 15% की छूट मिलती है और मैक्सिमम जो है वो 7,500 छूट मिलती है। तो इस तरह से ये भी एक योजना है जिसमें कि 2 लाख तक ऋण मिल सकता है
और अगर मान लीजिए 5 बहनें मिलकर कोई ट्रक चलाना चाहती हैं तो उनको 10 लाख भी ऋण मिल सकता है और 7 साल में वो पैसा जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये योजना जो है, या लड़कों को भी इसमें तो सब इक्वली है। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप सब बहुत सुनती होंगी, PMKVY, ये जो है ये बहुत अच्छी है उन बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं के दौरान अपना स्कूल छोड़ देते हैं और जो पहली बार जो हैं वो चाहते हैं कि हम भी कुछ योजना करें, हम कुछ उद्योग करें। तो उसके लिए उन्होंने उनके कौशल के विकास के लिए ये योजना चलाई है और जिसके लिए वो प्रशिक्षण दे रहे हैं डिजिटल इंडिया का और सौर ऊर्जा का, स्वच्छ भारत अभियान का, तरह तरह के प्रशिक्षण वो शुरू करेंगे, जिसमें कि प्रशिक्षण ले करके और ये प्रशिक्षण जो टीचर उनको प्रशिक्षित करेगा उसका भी प्रशिक्षण होगा कि ताकि आप क्वालिटी का प्रशिक्षण करिए। और ये प्रशिक्षित बच्चों को जो है वो लोन कहाँ से मिलेगा? वो लोन मिलेगा आपका ये जो मिलेगा ये मुद्रा बैंक से मिलेगा। मुद्रा बैंक क्या है? पहले बैंक में जाइए तो घूस दीजिए और ये करिए, खड़े रहिए, लाइन लगाइए। तो मोदी जी ने एक योजना चला दी, मुद्रा बैंक, माइक्रो यूनिट फाइनेंसिंग यूनिट। ये माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट जो है ये एक अलग से है, जो कि आपको जो है अगर आपने अभी शुरू किया है तो 50,000 लोन देती है, अगर आपका थोड़ा बड़ा बिजनेस है तो वो आपको 5 लाख रुपए देती है और बिजनेस बहुत अच्छा पुराना चल रहा है तो 10 लाख का लोन केवल 12% ब्याज पर 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से ये जानकारी भी होनी जरूरी है। आप सुनती होंगी स्टैंड अप इंडिया, तो स्टैंड अप इंडिया भी जो है ये केवल महिलाओं के लिए और अनुसूचित जात जनजात की पिछड़ी के लिए। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी वित्त पोषक योजना है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को उधारकर्ता द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में लोन दिलाना, उनको प्रशिक्षित करना और मतलब खेती के लिए नहीं, आप गौ पालन करिए या आप कोई और काम करिए वहाँ पे जो भी आपके यहाँ है, उसमें 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक जो है वो, मान लीजिए कोई महिला है और वो कहती है हमें सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना है, हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उसको ये जो है टेक्निकल जो है क्वालिफिकेशन के लिए ये जो है ये लोन यहाँ तक मिल सकता है और 3 वर्ष में उसका जो है कर चुकाना पड़ेगा। 3 वर्ष तक ना तो आपके यहाँ कोई इंस्पेक्शन करने आएगा, ना कोई आपसे उसका लेखा जोखा लेने आएगा। आपकी अगर कंपनी चल गई तो वो चलती ही रहेगी और बाद में उसका उधार पटाना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी जो है ये योजना है स्टैंड अप इंडिया। और इसी तरह से स्टार्टअप इंडिया है जिसमें कि कहाँ गया ये, इसमें भी मेक इन इंडिया क्या कि बाहर की कंपनियां आएँ हमारे यहाँ अपना सामान बनाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, और हमारे बच्चों को एम्प्लॉय करें, हमारा कंप्यूटर इंजीनियर, हमारे छोटे जो हैं कार्यकर्ता हैं, सबको वो एम्प्लॉय करें। तो जब तक आपके अंदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होगी वो कैसे एम्प्लॉय करेंगे? उसी के लिए वो जो है उन्होंने कौशल विकास योजना बनाई कि जब हमारे यहाँ मेक इन इंडिया आएगा तो अगर हमारा युवा कौशल से संपन्न नहीं होगा तो वो कंपनियां कैसे काम करेंगी, इसलिए उन्होंने कौशल विकास योजना चलाई। डिजिटल इंडिया, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक का काम, सौर ऊर्जा का काम, ये सब काम जो है वो इसमें करा